इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम इतिहास की सबसे चर्चित और शायद सबसे दर्दनाक समुद्री घटना पर बात कर रहे हैं, आरएमएस टाइटैनिक। शुरुआत करने से पहले मैं एक बहुत दिलचस्प फैक्ट पढ़ रही थी। 1912 में जब असली टाइटैनिक बनके तैयार हुआ ना, तो उसे बनाने में करीब $7.5 करोड़ का खर्च आया था। जो कि उस वक्त के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा और महंगा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था। बिल्कुल, लेकिन विडंबना देखिए कि 1997 में जब जेम्स कैमरून ने इस पर वो मशहूर हॉलीवुड फिल्म बनाई, तो उस फिल्म का बजट $20 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब जिस जहाज ने इतिहास बदल दिया, उससे कई गुना ज्यादा पैसा तो सिर्फ उस पर बनी एक फिल्म में लग गया। हाँ, ये आंकड़ा सच में बहुत कुछ कहता है। ये दिखाता है कि एक सदी बीत जाने के बाद भी ये ट्रेजेडी हमारे दिमाग पर कितना असर डालती है। लेकिन आज की इस चर्चा का मकसद सिर्फ उस पुरानी फिल्म या कहानी को याद करना नहीं है। राइट। हमारे पास आज ऐतिहासिक दस्तावेजों से लेकर मरीन आर्किटेक्चर के विश्लेषण और गहरे समंदर में जाने वाले रोबोट्स का नया डेटा मौजूद है। एग्जैक्टली। हम आज एक तरह से उस रात की फोरेंसिक जांच करने वाले हैं। हमें यह समझना है कि उस रात उत्तरी अटलांटिक महासागर में असल में क्या हुआ था। क्या उस अनसिंकेबल कहे जाने वाले जहाज की बनावट में ही कोई बड़ा खोट था, या फिर ये इंसानी गलतियों और अति आत्मविश्वास का ऐसा तूफान था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। तो फोरेंसिक जांच की शुरुआत उसी शब्द से करते हैं जिसने सबसे बड़ा धोखा दिया, अनसिंकेबल, मतलब कभी ना डूबने वाला। उस दौर में टाइटैनिक सिर्फ एक जहाज नहीं था, वो इंसान की तकनीकी तरक्की का सबसे बड़ा प्रतीक था। 269 मीटर लंबा, 8 मंजिला ऊंचा। हाँ, अंदर से तो एकदम किसी तैरते हुए महल जैसा था। हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ और भी बहुत कुछ। लेकिन स्रोतों को देखकर मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये कि लोगों को इसकी लग्जरी से ज्यादा इसकी सुरक्षा पर अंधा विश्वास था। और वो विश्वास मुख्य रूप से 2 बड़ी तकनीकी बातों पर टिका था। वही डबल बॉटम हल वाली बात ना। हाँ, पहला था डबल बॉटम हल, मतलब जहाज के निचले हिस्से में लोहे की दोहरी परत, और दूसरा इसे 16 वाटरटाइट कंपार्टमेंट्स यानी जलरोधी कक्षों में बांटा गया था। तो इंजीनियरों का मानना था कि अगर किसी वजह से इसके 4 कंपार्टमेंट्स में पूरी तरह पानी भर भी जाए तो भी जहाज समंदर में आराम से तैरता रहेगा। सही कहा, और इसी वजह से इसे अनसिंकेबल का टैग मिल गया। मतलब अगर इसे हम आज के हिसाब से समझें तो ये कुछ ऐसा था जैसे किसी ने एक बहुत ही महंगा शॉक प्रूफ और वाटरप्रूफ फ़ोन खरीदा हो और वो ये मान ले कि अब इसे किसी भी पहाड़ से नीचे फेंक दो तो भी इस पर एक खरोच नहीं आएगी। ये बहुत अच्छी उपमा है। लेकिन अगर सुरक्षा का ये कवच इतना ही मजबूत था तो फिर उस रात ये टूट कैसे गया? यहीं पर इंजीनियरिंग और असलियत के बीच का वो फासला सामने आता है जिसे अक्सर हम नज़रअंदाज कर देते हैं। कोई भी तकनीक सिर्फ तब तक अभेद्य होती है जब तक वो इंजीनियरों की सोची हुई परिस्थितियों में रहे। अच्छा, तो मतलब उन्होंने कुछ मिस कर दिया था। लेकिन वो दोहरी परत सिर्फ जहाज के नीचे वाले हिस्से पर थी, किनारों पर नहीं। ओहो, मतलब साइड में कोई प्रोटेक्शन ही नहीं था। नहीं, उन्होंने सोचा था कि जहाज किसी छिपी हुई चट्टान के ऊपर से गुजरेगा तो नीचे का हिस्सा छिलेगा और दूसरी परत उसे बचा लेगी। लेकिन 14 अप्रैल की रात जो आइसबर्ग जहाज से टकराया वो सीधे नीचे नहीं बल्कि जहाज के दाहिने किनारे पर रगड़ता हुआ गुजरा। और उस एक रगड़ ने 4 नहीं बल्कि एक साथ 6 कंपार्टमेंट्स को समंदर के पानी के लिए खोल दिया। एग्जैक्टली। और वहीं पर वो 4 कंपार्टमेंट वाली लिमिट पार हो गई। इसके पीछे का विज्ञान भी समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि वो कंपार्टमेंट्स पूरी तरह से ऊपर तक सील भी तो नहीं थे ना। सही कहा, वो छत तक नहीं जाते थे। इसे आप एक आइस क्यूब ट्रे की तरह समझ सकते हैं। जब आप ट्रे को एक तरफ से झुकाते हैं तो क्या होता है, पानी एक खाने से छलक कर दूसरे में जाने लगता है। मतलब जैसे जैसे जहाज के आगे के हिस्से में पानी भरा वो भारी होकर झुकने लगा। और पानी एक कंपार्टमेंट के ऊपर से छलक कर दूसरे, फिर तीसरे और इसी तरह आगे बढ़ता गया। ये डिजाइन की कोई खामी नहीं थी बल्कि वॉर इतना सटीक था कि वो सारा गणित फेल हो गया। बाप रे। लेकिन ये तकनीकी अति आत्मविश्वास सिर्फ मशीनों तक तो सीमित नहीं था। मतलब स्रोतों से साफ पता चलता है कि इसी अनसिंकेबल वाले घमंड ने इंसानों से ऐसी गलतियां करवाईं जो शायद कोई साधारण नाविक कभी नहीं करता। आप उस रात जहाज की रफ्तार और रिकॉर्ड बनाने वाले दबाव की बात कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन जोसेफ ब्रूस इसमें उसी जहाज पर सवार थे और उन पर बस एक धुन सवार थी कि टाइटैनिक 6 दिन के अंदर न्यूयॉर्क पहुंच जाए।
वो दुनिया को जहाज की भव्यता के साथ साथ उसकी स्पीड भी दिखाना चाहते थे। राइट। और इसी दबाव में कैप्टन एडवर्ड स्मिथ जैसे अनुभवी नाविक ने बर्फ की इतनी चेतावनियां मिलने के बावजूद स्पीड कम नहीं की। वो रात के अंधेरे में लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। और फिर वो गायब दूरबीन वाला किस्सा, वो तो किसी सस्पेंस कहानी जैसा लगता है। हाँ, वो घटना मानवीय भूलों की पूरी चेन का एक बहुत अहम हिस्सा है। मतलब ऐन मौके पर डेविड ब्लेयर नाम के एक ऑफिसर को ड्यूटी से हटा दिया गया और जाते जाते वो जल्दबाजी में एक लॉकर की चाबी अपनी जेब में रखकर चले गए। और उसी लॉकर में वो इकलौती दूरबीन रखी थी जिसका इस्तेमाल क्रोज नेस्ट पर बैठे नाविकों को करना था। जरा सोचिए, करोड़ों डॉलर का निवेश, दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक, और वो सिर्फ एक छोटी सी चाबी के न होने की वजह से खतरे में पड़ गई। ये तो ठीक वैसा ही है जैसे कोई रात के अंधेरे में हाईवे पर 100 की स्पीड में अपनी महंगी गाड़ी भगा रहा हो, वो भी बिना हेडलाइट्स ऑन किए, सिर्फ इस घमंड में कि गाड़ी बहुत सुरक्षित है। एकदम सटीक तुलना है। जब हम बड़ी दुर्घटनाओं का विश्लेषण करते हैं तो जिसे सिस्टमैटिक फेलियर कहा जाता है, वो सिर्फ एक पुर्जे का खराब होना नहीं होता, वो इंसानी मनोविज्ञान और नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस का नतीजा होता है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ डिविएंस मतलब जब आप बार बार नियमों को तोड़ते हैं और कुछ बुरा नहीं होता तो आप उस खतरे को सामान्य मान लेते हैं। टाइटैनिक को उस दिन एसएस कैलिफोर्निया समेत कई जहाजों से 6 से ज्यादा बार भारी बर्फ की चेतावनियां मिल चुकी थीं। 6 बार? हाँ, लेकिन रेडियो ऑपरेटर मुसाफिरों के महंगे टेलीग्राम भेजने में इतने उलझे हुए थे कि उन्होंने आखिरी और सबसे जरूरी चेतावनी कैप्टन तक पहुंचाई ही नहीं। और कैप्टन का मनोविज्ञान ये था कि अगर बर्फ दिखी भी तो हम इतनी आसानी से मुड़ जाएंगे कि कोई दिक्कत नहीं होगी। तकनीक ने उन्हें एक झूठा सुरक्षा बोध दे दिया था। और यही अंधा आत्मविश्वास हमें 14 अप्रैल की उस रात 11:40 के उन भयानक पलों की तरफ ले जाता है। स्रोतों में उस रात के वातावरण का जो जिक्र है, उस सच में रोंगटे खड़े कर देता है। उस रात का मौसम भी एक बहुत बड़ा साइलेंट किलर था। बिल्कुल। तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे, आसमान में चांद बिल्कुल नहीं था, लेकिन सबसे जानलेवा फैक्टर था समंदर का बिल्कुल शांत होना। अक्सर हम सोचते हैं कि तूफानी समंदर ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन उस रात वो शांत समंदर ही सबसे बड़ा कातिल बना। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो वो शांति एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन यानी दृष्टि भ्रम पैदा कर रही थी। जब समंदर में लहरें होती हैं तो वो किसी भी चट्टान या आइसबर्ग से टकराकर सफेद झाग बनाती हैं। और अंधेरे ने भी वो झाग दूर से चमकता हुआ दिख जाता है, राइट? एग्जैक्टली, जिससे नाविकों को पता चल जाता है कि सामने कुछ है। लेकिन उस रात समंदर शीशे की तरह एकदम सपाट था। कोई लहर नहीं, कोई झाग नहीं। वो विशालकाय बर्फ का पहाड़ उस काले पानी में पूरी तरह से घुल मिल गया था। और क्योंकि दूरबीन तो लॉकर में बंद थी, तो निगरानी कर रहे नाविक फ्रेडरिक फ्लीट को वो आइसबर्ग तब तक नहीं दिखा जब तक कि वो जहाज के बिल्कुल करीब नहीं आ गया। रात 11:39 पर फ्लीट ने खतरे की घंटी बजाई और फर्स्ट ऑफिसर विलियम ने तुरंत इंजन रिवर्स करने और जहाज मोड़ने का आदेश दिया। लेकिन उनके पास प्रतिक्रिया देने के लिए सिर्फ 30 सेकंड का वक्त था, सिर्फ 30 सेकंड। और यहीं पर एक सवाल दिमाग में आता है जो हम में से कोई भी सोचेगा। बर्फ का टुकड़ा चाहे जितना भी बड़ा हो, आखिर वो इतने मोटे और मजबूत स्टील को फाड़ कैसे सकता है? मतलब हम अपने घरों में फ्रिज की बर्फ को चाकू से आसानी से नहीं काट पाते, तो क्या बर्फ ने लोहे को चाकू की तरह काट दिया था? इसका जवाब भौतिक विज्ञान के बुनियादी नियमों में छिपा है, खासकर गतिज ऊर्जा में। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वो फ्रिज की बर्फ का टुकड़ा नहीं था। वो एक ग्लेशियर से टूटा हुआ पहाड़ था जिसका वजन करीब 650 लाख टन था। हाँ, 4.5 मिलियन टन। और दूसरी तरफ 46,000 टन भारी टाइटैनिक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहा था। जब ये दोनों टकराए, जो गतिज ऊर्जा पैदा हुई वो अकल्पनीय थी। बाप रे। आपने जो हाईवे वाली उपमा दी थी उसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए लकड़ी का एक पेड़ लोहे जितना मजबूत नहीं होता, लेकिन जब कोई लोहे की कार 100 की स्पीड में उस पेड़ से टकराती है तो पेड़ अपनी जगह से नहीं हिलता, बल्कि लोहे की कार पूरी तरह पिचक जाती है। ओहो, मतलब बर्फ ने स्टील को काटा नहीं था? नहीं, उस असीम दबाव के कारण जहाज की स्टील की प्लेट्स अंदर की तरफ दब गईं और उन्हें जोड़ने वाली कीलें, जिन्हें रिविट्स कहते हैं, वो चटक कर टूट गई। इससे प्लेट्स के बीच दरारें आ गईं और समंदर का पानी भयानक प्रेशर के साथ अंदर घुसने लगा। और 30 सेकंड का समय इतने भारी जहाज की दिशा बदलने के लिए बिल्कुल नाकाफी था। ये विश्लेषण उस पल की भयावहता को एकदम साफ कर देता है। और जब वो टक्कर हो गई, उसके बाद के जो 2.5 घंटे थे, वो बताते हैं कि इंसान का अति आत्मविश्वास जब टूटता है तो नतीजा कितना खौफनाक होता है।
बिल्कुल। जहाज पर 2200 से ज्यादा लोग सवार थे। हाँ, लेकिन लाइफ बोट सिर्फ 20 थी, जिनकी कुल क्षमता केवल 1200 लोगों की थी। मतलब सफर शुरू होने से पहले ही गणित साफ था कि अगर कुछ हुआ तो 1000 लोग तो किसी भी हाल में मारे जाएंगे। ये अनसिंकेबल होने के घमंड का सबसे क्रूर उदाहरण है। और विडंबना देखिए, शुरुआत में लोगों को लगा ही नहीं कि जहाज डूब सकता है। जो लाइफ बोट्स उतारी गईं, उनमें 65 लोगों के बैठने की जगह थी, लेकिन कुछ बोट्स में सिर्फ 28 लोग बैठ के चले गए। मतलब आधी से ज्यादा खाली। और इन आंकड़ों में एक गहरा क्लास डिवाइड भी नजर आता है। फर्स्ट क्लास के लगभग 60% लोगों को बचा लिया गया, जबकि थर्ड क्लास के केवल 25% मुसाफिर ही जिंदा बच पाए। और उसका कारण ये नहीं था कि जानबूझकर थर्ड क्लास वालों को रोका गया, बल्कि जहाज का डिजाइन ही ऐसा था। थर्ड क्लास के मुसाफिर जहाज के सबसे निचले हिस्से में एक तरह की भूल भुलैया में थे। उन्हें तो लाइफ बोट्स तक पहुंचने वाले रास्तों का पता ही नहीं था। और जो लोग उस ठंडे पानी में गिरे, उनके साथ जो हुआ वो इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वे डूबने से मरे, लेकिन स्रोतों में एक टर्म बार बार आता है, हाइपोथर्मिया। हाँ, ये सिर्फ साधारण ठंड लगना नहीं है। बिल्कुल। -2 डिग्री के पानी में गिरते ही इंसान के शरीर को एक भयंकर शॉक लगता है। शरीर अपने हाथ पैरों से खून खींचकर उसे दिल और दिमाग जैसे अहम अंगों को बचाने के लिए भेज देता है, और कुछ ही मिनटों में हाथ पैर लकवाग्रस्त हो जाते हैं। वो चाहकर भी तैर नहीं पाते। उस जमे हुए पानी में किसी भी इंसान के लिए 15 से 20 मिनट से ज्यादा जिंदा रहना असंभव था। और ये सब तब हो रहा था जब मदद शाब्दिक रूप से सिर्फ कुछ ही दूरी पर थी। आप उसी SS कैलिफोर्निया जहाज की बात कर रहे हैं ना? हाँ, जो सिर्फ 37 किलोमीटर दूर था। हाँ, इतना करीब कि दोनों जहाज एक दूसरे की लाइटें देख सकते थे। टाइटैनिक से लगातार मदद के लिए आसमान में डिस्ट्रेस रॉकेट्स और फ्लेयर्स छोड़े जा रहे थे। ये सच में बहुत परेशान करने वाला है। क्या उन्हें वो रॉकेट्स दिखाई नहीं दिए? उन्हें बिल्कुल दिखाई दिए थे। कैलिफोर्निया के नाविकों ने उन रॉकेट्स को देखा और अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को जगाकर बताया भी। लेकिन यहाँ फिर से वही मनोविज्ञान बीच में आ गया। कैप्टन ने ये मान लिया कि टाइटैनिक जैसा जहाज खतरे में कैसे हो सकता है। हाँ, उस तो उन्हें लगा कि वो कोई जश्न मना रहे हैं। हाँ, उन्होंने सोचा कि फर्स्ट क्लास के अमीर मुसाफिर कोई पार्टी कर रहे होंगे। और सबसे बड़ी त्रासदी पता है क्या थी? कैलिफोर्निया के रेडियो ऑपरेटर की शिफ्ट खत्म हो चुकी थी और वो रेडियो बंद करके सो रहा था। हे भगवान! अगर वो रेडियो सिर्फ चालू रहता तो कैलिफोर्निया शायद 1 या 2 घंटे में वहां पहुंच सकता था और सैकड़ों जानें बचाई जा सकती थीं। जो जहाज असल में मदद के लिए पहुंचा, RMS कार्पेथिया, वो 4 घंटे की दूरी पर था। और जब तक वो पहुंचा, समंदर पर सिर्फ सन्नाटा और मौत तैर रही थी। ये सब सुनने के बाद लगता है कि दशकों तक इस घटना को लेकर हमारे मन में जो तस्वीरें थीं, वो एकदम आधी अधूरी थीं। मतलब सालों तक दुनिया यही मानती रही कि टाइटैनिक साबुत ही समुद्र के तल में जा बैठा। हाँ। लेकिन 1985 में जब अमेरिकन ओशियनोग्राफर रॉबर्ट बलार्ड ने 3.8 किलोमीटर नीचे टाइटैनिक का मलबा खोजा, तो एक नई कहानी सामने आई। आधुनिक फोरेंसिक्स और जो गहरे समुद्र के आधुनिक रोबोट्स हैं ना, जिंजर और मैरियन। बिल्कुल। इन AUV रोबोट्स ने हाई रेजोल्यूशन सोनार से जरिए 40 वर्ग किलोमीटर के इलाके को बिल्कुल वैसे स्कैन किया जैसे कोई मशीन घास काटती है। और तब पता चला कि जहाज साबुत नहीं है, वो 2 बड़े टुकड़ों में टूट गया था। और वो टूटने की प्रक्रिया जब वैज्ञानिकों ने समझाई तो वो रोंगटे खड़े करने वाली थी। जैसे ही जहाज के आगे के हिस्से में हजारों टन पानी भर गया, वो भारी होकर नीचे की तरफ धंसने लगा। और इसका परिणाम ये हुआ कि जहाज का पिछला हिस्सा, जिसमें विशालकाय इंजन थे, वो समुंदर की सतह से ऊपर हवा में उठ गया। कल्पना कीजिए, 269 मीटर लंबे जहाज का आधा हिस्सा हवा में लटक रहा है। उस हिस्से का वजन इतना अकल्पनीय था कि जहाज की कील यानी उसकी रीढ़ की हड्डी उस दबाव को सह नहीं पाई। और जहाज बीच में से भयानक आवाज के साथ 2 टुकड़ों में टूट गया। तो लेट मी गेस, जब मलबे की तस्वीरें सामने आईं और ये पता चला कि जहाज टूट गया था, तो तुरंत ये सवाल उठा होगा कि क्या जहाज बनाने वाली कंपनी ने पैसे बचाने के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया था? हाँ, कई सालों तक यही थ्योरी चर्चा में थी कि जो कीलें या रिवेट्स थीं, वो कच्चे लोहे की थी और जल्दी टूट गई। तो आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान ने इस थ्योरी पर क्या कहा? क्या सच में सारा दोष उन कीलों का था? आधुनिक विज्ञान ने इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया। वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के मटेरियल साइंटिस्ट्स ने एक बेहद जटिल प्रयोग किया। उन्होंने 100 साल पुरानी तकनीक से बिल्कुल टाइटैनिक जैसी ही स्टील की प्लेट्स और कीलें तैयार की। और फिर उन पर दबाव डाला गया। हाँ, एक विशालकाय हाइड्रोलिक प्रेस मशीन के जरिए
ठीक वैसा ही दबाव डाला गया जैसा उस रात आइसबर्ग के टकराने पर पड़ा होगा। नतीजा चौंकाने वाला था। वो प्लेट्स और कीलें अविश्वसनीय रूप से मजबूत साबित हुई। अच्छा, तो मतलब मटेरियल में कोई कोताही नहीं बरती गई थी? बिल्कुल नहीं। मुख्य डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज ने कोई गलती नहीं की थी। टाइटैनिक अपने समय का सबसे मजबूत जहाज था। जरा सोचिए, इतने भयानक इम्पैक्ट के बाद भी, जिसमें 6 कक्ष खुल गए थे, वो जहाज 2 घंटे और 40 मिनट तक समंदर की सतह पर टिका रहा। हाँ, और इसी वजह से उन 700 लोगों को लाइफ बोट्स में उतरने का समय मिल पाया। अगर जहाज कमजोर होता तो वो 20 मिनट के भीतर ही सीधा समंदर के तल में चला जाता, और शायद एक भी इंसान जिंदा नहीं बच पाता। यानी 100 सालों से जहाज के ढांचे को जिस तरह से कमजोर बताकर बदनाम किया जा रहा था, वो गलत था। असल समस्या इंजीनियरों में नहीं थी, समस्या उस अहंकार में थी जिसने इंसानों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वे प्रकृति की ताकतों को कंट्रोल कर सकते हैं। कर लें। प्रकृति के सामने हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। और इस भारी कीमत के बाद ही समुद्री सुरक्षा के नियमों में बड़े बदलाव आए। सोलस जैसी अंतर्राष्ट्रीय संध्या बनी, जिन्होंने ये अनिवार्य किया कि जहाज पर मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए लाइफ बोट होनी चाहिए। रेडियो 24 घंटे चालू रहने का नियम बना और इंटरनेशनल आइस पेट्रोल का गठन किया गया, जो आज भी समंदर में आइसबर्ग्स की निगरानी करता है, ताकि ये इतिहास दोबारा ना दोहराया जाए। खैर, इतिहास की बात करें तो स्रोतों के अंत में एक ऐसी वैज्ञानिक खोज का जिक्र है जो पूरे नजरिए को ही बदल देती है। जिस जहाज को इंसानों ने अमर मानकर समंदर में उतारा था, उसे पहली ही यात्रा में प्रकृति के एक टुकड़े ने 2 हिस्सों में तोड़ दिया। लेकिन प्रकृति का काम अभी खत्म नहीं हुआ है। आप उस नए बैक्टीरिया की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल। आज 3.8 किलोमीटर नीचे समंदर के उस घुप अंधेरे में वैज्ञानिकों ने एक नए बैक्टीरिया की खोज की है, जिसका नाम है हेलियोमोनास टाइटैनिके। ये सूक्ष्म जीव बहुत तेजी से टाइटैनिक के लोहे को खा रहा है। और शोधकर्ताओं का अनुमान है कि 2030 या उसके कुछ सालों के भीतर वो पूरा मलबा समंदर की मिट्टी में घुल जाएगा। वहां कुछ भी नहीं बचेगा। सोचिए इस विडंबना को। इंसान ने जिस भव्यता को अमर बनाने की कोशिश की, उसे पहले प्रकृति के एक बड़े पहाड़ ने तोड़ा, और अब प्रकृति के सबसे सूक्ष्म जीव उसके बचे खुचे इतिहास को हमेशा के लिए मिटा रहे हैं। प्रकृति अंततः हर चीज पर अपनी जीत कैसे दर्ज करती है, ये इसका सबसे खामोश प्रमाण है। शायद आने वाली पीढ़ियों के लिए टाइटैनिक समंदर में मौजूद कोई मलबा नहीं, बल्कि सिर्फ एक कहानी रह जाएगा। इंसानी अहंकार और प्रकृति की ताकत की कहानी। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन चर्चा को यहीं रोकते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है। अगली बार फिर किसी नए विषय की गहराइयों में उतरेंगे।